हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास, इथनिसिटी, लैंग्वेज एंड जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स का पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने ऑलरेडी रोल ऑफ रिलीजन कवर कर लिया है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब में अपलोड है वो ऑलरेडी। सो आप वहाँ से जाके स्टार्ट कर सकते हैं। और आज हम कवर करेंगे इसका पार्ट टू, जिसमें हम कवर करेंगे रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इससे पहले एक संत कबीर का दोहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो ये समझना सबसे पहले जरूरी है। तो जाति ना पूछो साधु की, इसका मतलब क्या हुआ कि साधु की जाति मत पूछ लीजिए, उसके ज्ञान के बारे में बात कीजिए। और म्यान का, तलवार का जो म्यान होता है जहाँ पे तलवार रखी जाती है, तो उसका मोल भाव करने से क्या मतलब है, तलवार की क्या क्वालिटी, तलवार का क्या मोल है, उसमें ध्यान दीजिए। तो ये एक मुझे लगा कि समझना जरूरी है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट का इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बोल सकते हैं हम, है। तो पहले कोर में ध्यान रखिए कि कोर ये है हमारा, ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट करना है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा सेशन। अगर आप मध्य प्रदेश पब्लिक कमीशन एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट 2021 बैच शुरू हो चुका है, एंड जो कि प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस में है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम सारा सिलेबस डिटेल में कवर करेंगे, और जिसकी आपको स्टडी मटेरियल जो है पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। और डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कास्ट, राइट। मान लीजिए अगर ये वीडियो कोई वेस्टर्न कंट्रीज से कोई देख रहा है, मान लीजिए यूएसए यूके से देख रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि कास्ट इज अ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड जाति। जाति एक शब्द है जो कि इंडियन कल्चर में प्रेवलेंट है, एंड उसका जो इंग्लिश फॉर्म होता है वो होता है कास्ट। बट एज अ इंडियन हम बचपन से ना सिर्फ पढ़ते आ रहे हैं बल्कि देखते और समझते भी आ रहे हैं कास्ट को, जाति को। और बचपन से जैसे ही हम पैदा होते हैं इंडियन कल्चर में हमारे ऊपर एक टैग लग जाता है जाति का, तो हमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके बीच में रहते हैं कि जाति क्या होती है, राइट, है ना। और अगर मैं बात करूं ये जाति शब्द की, तो ये सिर्फ मतलब रिलीजियस एक वर्ड नहीं है। ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें अगर हम कल्चर बेसिस में देखें तो ये सारी रिलीजन में पाया जाता है, ठीक है। सिर्फ हिंदुज्म में है ऐसा नहीं पाया जाता। हाँ, एक फर्क है कि हिंदुज्म में लोग मानते हैं कि जो इस जन्म की इंसान की जाति होती है वो पिछले जन्म के कर्मों के बेसिस में होती है, राइट। तो लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पे आ जाता है। एंड जो बाकी जो अदर रिलीजन होते हैं वो ये नहीं मानते, फर्क इतना है बाकी। लेकिन कास्ट जो है वो, जाति जो है वो सिर्फ रिलीजियस बेसिस में नहीं है बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में है, और वो अदर रिलीजन्स में भी पाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदुज्म में लॉ ऑफ कर्मा के बेस्ड में है और अदर रिलीजन में ऐसा नहीं मानते हैं, राइट। अगर हम बात करें क्लास की, तो क्लास बेसिकली एक वेस्टर्न फिनोमेना है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर सोसाइटी का डिवीजन किस बेसिस में देखने को मिलता है, इकोनॉमिक बेसिस में। इकोनॉमिक बेसिस में सोसाइटी का डिवीजन देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इंडिया में, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद इंडिया में भी धीरे धीरे क्लास सिस्टम बढ़ता जा रहा है, राइट। किस वजह से बढ़ता जा रहा है? बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वेलिटी प्रोवाइड करता है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। एंड इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं उसके कारण भी क्लास सिस्टम धीरे धीरे इंडिया में बढ़ता जा रहा है, देखने को मिला है। अगर हम क्लास और कास्ट के बीच कंपैरिजन की बात करें, दो सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनको हमें जानना जरूरी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट हैं लुइस डिमाउंट, एंड सेकेंड है एम एन श्रीनिवास, राइट।
सो लुइस ड्यूमॉन्ट का क्या कहना है कि कास्ट सिस्टम जो है वो क्लास सिस्टम से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लुइस ड्यूमॉन्ट क्लास सिस्टम जो है वो बेस्ड ऑन मेरिट और वर्थ, कितना किसी इंडिविजुअल का मेरिट या वर्थ है उस पर डिपेंड करता है, जबकि कास्ट सिस्टम जो है वो उसका बेस क्या है? पॉल्यूशन एंड प्योरिटी। राइट। सो ये जो कहना है लुइस ड्यूमॉन्ट का है। राइट। और क्लास सिस्टम जो है इनके अकॉर्डिंग ओपन सिस्टम है जिसमें कोई भी जंप कर सकता है बेस्ड ऑन देयर वर्थ, एंड जबकि कास्ट सिस्टम में ऐसा नहीं है, कास्ट सिस्टम रिजिड है, जो कि लुइस ड्यूमॉन्ट ने कहा है। इनका जो अगेंस्ट जो जिन्होंने आर्ग्यू किया है और जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं एम एन श्रीनिवास, उनका कहना है कि लुइस ड्यूमॉन्ट का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है और उन्होंने अच्छे से इंडियन कल्चर को समझा नहीं है। ठीक है। तो जो लुइस ड्यूमॉन्ट का जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा टेक्सचुअल है, हम बोल सकते हैं, या बुकिश है। राइट। सो अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास, ज़्यादा फर्क नहीं है इंडियन ट्रेडिशन और वेस्टर्न ट्रेडिशन में, वेस्टर्न ट्रेडिशन क्लास और इंडियन ट्रेडिशन कास्ट में। राइट। और क्लास भी स्टैटिक है कास्ट जैसे, उसमें भी बेस्ड ऑन बर्थ ही होता है, कि मतलब मान लीजिए अगर किसी चाइल्ड का बर्थ किसी इकोनॉमिक पावरफुल फैमिली में हो रहा है, इकोनॉमिक जिनकी कंडीशन अच्छी है, तो ऑब्वियसली उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छे स्कूल्स में वो जाएंगे, अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, अच्छे ग्रेजुएट, देन उसके बाद उनको अच्छा जॉब या बिजनेस जो भी रहेगा। सो उनको बर्थ से ही एक सपोर्ट मिल रहा है। राइट। तो क्लास भी है जो वो भी एक बेस्ड ऑन बर्थ ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कास्ट और क्लास में। ठीक है। अगर हम एम एन श्रीनिवास की बात कर ही रहे हैं तो उनका एक कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी है, जो क्या है? संस्कृताइजेशन। राइट। सो एम एन श्रीनिवास का कहना था कि कास्ट सिस्टम है वो इतना ज़्यादा रिजिड नहीं है जितना बताया जाता है। राइट। इसके अंदर भी कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री में देखी गई हैं जिसके अंदर की लोअर क्लास ब्राह्मण्स की प्रैक्टिस को अपनाते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, ब्राह्मण्स की प्रैक्टिस को अपनाते हुए और पोल्यूशन जो कॉन्सेप्ट है हिंदुज्म का, सो उसको कम करने के लिए और अपनी क्लास एलिवेट करने के लिए वो अपना ये प्रैक्टिस करते थे मॉडर्न हिस्ट्री में। राइट। ये बहुत सारे एग्जांपल हमें बहुत सारी कम्युनिटी के देखने को भी मिलते हैं। और अगर हम बात करें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ऑब्वियसली रिजर्वेशन जो आया एंड उस सब का बेनिफिट उठाने के लिए डिसेंस्क्रिटाइजेशन भी एक वर्ड आया। ठीक है। तो सेंस्क्रिटाइजेशन और डिसेंस्क्रिटाइजेशन, राइट, ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और दोनों का हमने मतलब समझा। संस्कृताइजेशन का मतलब किसी लोअर क्लास कास्ट का जो इंडिविजुअल है वो ब्राह्मण्स की प्रैक्टिस को अपना के अपना जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस, वो आगे उन्होंने बढ़ाया। राइट। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस वापस से वो अपने कास्ट में चले गए रिजर्वेशन और बाकी सबके बेनिफिट के लिए। सो वो जो वर्ड हो गया वो डिसेंसिटाइजेशन हो गया। ठीक है। एक और जो कॉन्सेप्ट है एम एन श्रीनिवास का, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। राइट। सो अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास, जो कॉन्सेप्ट है अपर कास्ट का वो मिसलीडिंग है थोड़ा। ठीक है। सो इंडियन केस में हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि डोमिनेंट कास्ट वो है जिसके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, जिसकी इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है, जिसकी सोशल पावर ज़्यादा है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर ज़्यादा है, वो है डोमिनेंट क्लास, और ये बिल्कुल अलग है अपर कास्ट से। राइट। सो ये इन्होंने यहाँ पे एक फ़र्क समझाने की कोशिश की है कि डोमिनेंट कास्ट और अपर कास्ट के बीच में। ठीक है। सो हमने जैसा कि समझा कि लैंड ओनरशिप एंड न्यूमेरिकल मेजोरिटीज जो है, क्योंकि डेमोक्रेसी है ऑब्वियसली, एंड सोशल स्टेटस, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डोमिनेंट कास्ट निकालने के लिए कि कौन सी डोमिनेंट कास्ट है कौन सी नहीं। तो अगर हम वैसे भी अगर हम एग्जांपल देखें तो उत्तर प्रदेश में अगर अपन देखें तो यादव जो है वो डोमिनेंट क्लास है उत्तर प्रदेश, एंड अगर हम बिहार में भी देखें तो उसके बाद अगर हम हरियाणा में देखें तो जाट डोमिनेंट कास्ट है वहाँ पे। राइट। और हरियाणा वेस्टर्न यूपी जो पूरा रीजन है वहाँ पे।
ठीक है। और मराठास अगर अपन देखें तो वो डोमिनेंट कास्ट हैं महाराष्ट्र में, है ना। रेड्डीज अगर अपन देखें तो आंध्र प्रदेश, लिंगायत अगर अपन देखें तो कर्नाटका। तो इन्होंने बेसिकली समझाने की कोशिश की है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अपर कास्ट जो है वो मिसलीडिंग है, और कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट भी है इंडिया में, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस और ज़्यादा बढ़ा है, राइट। और वो भी ध्यान में रखने की एक ज़रूरत है इंडियन कल्चर को अगर अच्छे से समझना है तो। तो अगर हम हिस्ट्री बात करें कास्ट पॉलिटिक्स की इंडिया में जो हिस्ट्री रही है, सो वो हम तीन पार्ट में समझेंगे: एंशियंट टाइम्स, ब्रिटिश एरा और आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये तीन पार्ट में हम अच्छे से समझेंगे इंडिया में कास्ट पॉलिटिक्स की हिस्ट्री को, या कास्ट इंडिया में कास्ट बेसिस की हिस्ट्री को, राइट। तो अगर अपन ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन लगभग 2500 साल पहले कास्ट सिस्टम का ओरिजिन हुआ। और हमने एंशियंट हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा है कि अर्ली वैदिक टाइम्स में जो कास्ट सिस्टम था वो रिजिड नहीं था, वो बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन था, राइट। और अगर अपन फिर लेटर वैदिक एज में हम बात करें तो लेटर वैदिक एज में क्या हुआ कि ये एक अनचेंजेबल, अनअटर्नेबल, अनचेंजेबल सोशल स्टेटस हो गया, और जिसके अंदर की हमने प्राइमरी चार कास्ट देखने को मिलती हैं, राइट। कौन कौन सी चार कास्ट? फर्स्ट ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य एंड फोर्थ शूद्र, राइट। सो ये चार कास्ट हमें एंशियंट हिस्ट्री में देखने को मिलती हैं, और जो कि धीरे धीरे और स्ट्रांग होती गई। ठीक है, अब अपन अब आ जाते हैं ब्रिटिश एरा में। तो ब्रिटिश एरा के समय भी कास्ट पॉलिटिक्स को बढ़ाया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए। एंड जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह दिए, अगर अपन बात करें 1909 की, 1919 की, राइट। सो ये सब ब्रिटिशर्स द्वारा बढ़ाया गया उनके पर्सनल गेन के लिए, उनके प्रॉफिट के लिए, ठीक है। और इस तरह से ब्रिटिशर्स ने हिंदू सोसाइटी को डिवाइड भी कर दिया, राइट। उसके बाद अगर अपन आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें तो हम आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसने डायरेक्ट अबॉलिश नहीं किया कास्ट सिस्टम, बल्कि कास्ट बेसिस में जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो एक टेक्निकल टर्म है, तो वो इंट्रोड्यूस किया गया, और कास्ट सिस्टम को अबॉलिश नहीं किया गया। अभी हम समझेंगे क्यों, कैसे, राइट। सो इसको एक बेसिस बना लिया गया इंडियन पॉलिटी में आफ्टर इंडिपेंडेंस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम का, तो आज भी इंडियन पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कास्ट सिस्टम। एंड उसके बाद जो हमने मंडल कमीशन देखा, तो मंडल कमीशन ने भी कास्ट सिस्टम को और बढ़ाया ही, ठीक है। रोल जो इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट सिस्टम का है उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। और धीरे धीरे हम देखते गए कि इंडियन पॉलिटी में कास्ट सिस्टम का रोल बढ़ता ही गया, ठीक है। अगर अपन प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी में देखें तो हमें चार और मोर और लेस और थ्री, राइट। सो थ्री हमें इंपॉर्टेंट ग्रुप देखने को मिलते हैं: फर्स्ट अपर कास्ट, सेकंड ओबीसी, एंड थर्ड दलित्स, राइट। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो में ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, जैसा कि हमने अभी समझा भी, कि कास्ट सिस्टम जो है वो रिलीजियस ना होकर एक कल्चरल टर्म है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रिवलेंट है, और ये सिर्फ हिंदुज्म में नहीं, बाकी जगह, बाकी रिलीजन में भी देखने को मिलता है, राइट। अब हमारा जो क्वेश्चन रह गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट को अबॉलिश क्यों नहीं किया, राइट। तो देखिए, कोई भी सोशल चेंज होता है वो धीरे धीरे होता है, और लोगों की मेंटेलिटी, लोगों के एजुकेशन और उसके थ्रू बदलता है। सडन अगर हम लॉ बदल भी देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे तुरंत का, जैसा आप मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सीधे कास्ट को अबॉलिश कर दिया, तो इसका मतलब ये तो होता नहीं कि ग्राउंड में भी अबॉलिश हो गई कास्ट, ऐसा तो होता नहीं, राइट। सो स्ट्रिक्ट लॉज से कुछ नहीं होता है जब तक इंडियन सोसाइटी की मेंटेलिटी नहीं बदलेगी। और मेंटेलिटी कैसे बदलेगी? एजुकेशन से, और जो कि हम धीरे धीरे देख रहे हैं हो ही रहा है। हमारा जो हायर एजुकेशन जो
स्टूडेंट्स लेते हैं उनके बीच में कास्ट इतना कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता है। एंड इसके अलावा भी अगर अपन देखें तो धीरे 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 सारी सिचुएशन सुधर ही रही है। और हमने समझा कि क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली कास्ट को अबॉलिश नहीं किया और कास्ट को एज अ बेसिस बना लिया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये सारा नोट्स में अच्छे से डिटेल में प्रोवाइड आपको ऑलरेडी कर दिया गया है एंड जिसकी पीडीएफ भी आपको मिल गई होगी टेलीग्राम चैनल से। सो ये हम यहाँ पे सारा अच्छे से समझेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है। राइट, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की, ठीक है, तो कास्ट का क्या रोल है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में। ठीक है, तो अब देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल किसी कास्ट में किसी उनका बर्थ हो रहा है तो बचपन से वो उसी तरह से चीज़ें जुड़ता जाता है अपनी कास्ट से एंड उसका बेसिस ही वो कास्ट हो जाता है। धीरे 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 जब वो उसको लीडरशिप मिलती है तो वो उसी में अपना लीडरशिप ढूंढने की कोशिश करता है अपनी कास्ट में, उसी को मोबिलाइज करते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कास्ट का पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में। और हम बात करें अगर पॉलिटिकल पार्टीज की, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलती है जो सिर्फ कास्ट बेसिस में बनी। राइट, जो अगर अपन देखें कि अकाली दल फ्रॉम पंजाब, राइट, तो ये कुछ हैं जैसे कि बीएसपी का जो बहुजन समाज पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश से मेनली बिलोंग करती है, नेशनल पार्टी है, वो बात अलग है। सो उनका जो बेस रहा है वो दलित का बेस रहा है। राइट, शेड्यूल कास्ट का बेस रहा है। और अगर अपन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी शुरुआती दौर में, अभी तो नहीं, शुरुआती दौर में लार्जली वो हिंदूज एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी हमें बोलना चाहिए, सो उसमें बेसिस रही है। ठीक है, और प्रेशर ग्रुप की अगर अपन बात करते हैं तो प्रेशर ग्रुप में भी कास्ट का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि आर्य समाज, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने अच्छे से पढ़ा है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, सनातन धर्म सभा, ये सब जो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स हैं ये सब कास्ट बेसिस में बने। राइट, और उसके बाद हम बात करें कि कास्ट एंड नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। सो जब इलेक्शन होता है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिस्क नहीं लेती है और कैंडिडेट्स को वही दिया जाता है। मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है पार्टीज की तरफ से कि उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना डोमिनेट है कौन सी कास्ट, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब कोई भी पार्टी टिकट्स देती है। राइट, और अगर अपन वोटिंग बिहेवियर भी देखें तो आज भी ज़्यादातर वोटिंग बिहेवियर कास्ट बेसिस में होता है। अगर हम ये जनरली माने तो बिहार, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये सारी जगह जो हैं यहाँ पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करता है वोटिंग बिहेवियर में कास्ट। राइट, और कास्ट अगर अपन बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, तो बिल्कुल सही बात है कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह फॉर्म होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, लीडर्स जो होते हैं, ये एक इनके एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि सारी कास्ट को साथ में लेके रखना और उसी अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना सीट्स वगैरह। ठीक है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पर फिर भी हमें देखने को मिलता है कि पोस्टिंग्स वगैरह जो होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, वो भी कास्ट फैक्टर में होती हैं। राइट, ये बिटर ट्रुथ है एक इंडियन सोसाइटी का। और हमें इसे नकारने से कुछ नहीं होगा कि हमने मना, नहीं नहीं कहाँ होता है ऐसा, इससे कुछ नहीं होगा, ये हमें मानना पड़ेगा और इसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, सो लोकल गवर्नमेंट हो गई और ये सारा जगह कास्ट का अभी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है और कास्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल आज भी प्ले करती है इंडियन सोसाइटी में। राइट, तो ये सब समझने के बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कास्ट ने इंडियन पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी को बढ़ाया है या डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और डेमोक्रेसी खत्म कर रही है। राइट, तो इसमें भी दो ओपिनियन सामने आते हैं। एक ग्रुप है तो वो बोलता है कि कास्ट जो है, इंडियन डेमोक्रेसी को कास्ट ने स्ट्रॉन्ग किया है, और दूसरा ग्रुप है जो कि बोलता है कि इंडियन डेमोक्रेसी को कास्ट ने गिराया है और ये लॉन्ग टर्म के लिए एक खतरा है। ठीक है, सो हम बात करें कि एक ग्रुप ने बोला है कि आगे बढ़ाया है। राइट, तो इसमें कौन कौन है? योगेंद्र यादव
और रजनी कोठारी जैसे लोग इसमें बिलीव करते हैं और उनका ये स्टेटमेंट है। और दूसरे वाले को अगर अपन देखें तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट जिन्होंने दिया है जिसमें, और जिन्होंने इसको बिलीव किया है, बोला है इसमें, उसमें आशुतोष एक इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं, एंड सीपी बम्बारी, तो ये भी एक दूसरे इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बोला है कि कास्ट जो है इंडियन डेमोक्रेसी को खतरा है कास्ट से, राइट। और हम बात करें रजनी कोठारी जो एक इम्पॉर्टेंट नाम है, तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो इन्होंने पूरा क्रेडिट जो दिया है इंडियन डेमोक्रेसी में सक्सेस का, कि इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेस क्यों हुई, राइट। तो इन्होंने सीधा सीधा क्रेडिट कास्ट सिस्टम को दिया है, और इन्होंने बोला है कि कास्ट सिस्टम एक ऐसा बेस बनाता है जिसके बेसिस में सारा पब्लिक मोबिलाइज होती है, सारे वोट्स मोबिलाइज होते हैं, और कास्ट फैक्टर इंडिविजुअल ना होके ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। इन्होंने इसके लिए और एक स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत फेमस स्टेटमेंट है, कि नॉट ओनली कास्ट इम्पैक्टेड पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स ऑल्सो इम्पैक्टेड कास्ट, राइट। इसका मतलब आपको समझ में आया कि सिर्फ कास्ट ने मतलब पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट नहीं किया है, पॉलिटिक्स ने भी कास्ट में इम्पैक्ट कर दिया है, ठीक है। सो इसके लिए एक और टर्म जो इन्होंने दिया है वो है पॉलिटिक्साइजेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। कास्ट का ही पॉलिटिक्स मतलब हो गया है, और ये इम्पोर्टेंट है इंडियन डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए। इन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि बाकी की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, राइट, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा कि जिसको मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जिनको इंडिपेंडेंस का एक जो एरा आया उसमें उनको इंडिपेंडेंस मिली, सो उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोला जाने लगा। और रिसेंटली जो इंडिपेंडेंस जिन्हें पाया है, तो मैक्सिमम जगह अगर अपन देखें तो डेमोक्रेसी डाउन हो चुकी है, डेमोक्रेसी गिर चुकी है। इंडिया में क्यों है, उन्होंने रजनी कोठारी ने पूरा पूरा क्रेडिट इसका कास्ट को दिया है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अपन कास्ट बेसिस में जो प्रोविजंस हैं उनकी बात करें, तो हमें देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 14 क्या प्रोवाइड करता है, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 15 provision of discrimination on the basis of religion, caste, gender, etc. Article 16 equal opportunity in public employment. Article 17 abolition of untouchability. Article 18 abolition of titles, right। और इसके अलावा अपन और अगर देखते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज में, ये तो हमारा पार्ट हो गया जो हमने समझा, ये हो गया हमारा पार्ट फंडामेंटल राइट्स का। इसके अलावा अगर अपन बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51A जो है, 51A के अंदर जो ई पोर्शन पार्ट वाला है, तो उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज में एक प्रोवाइड किया गया है कि ब्रदरहुड का जो स्पिरिट है वो हमें बढ़ाना है, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। जो इंडिया के जो पूरे सिटीजन है उसके अंदर ब्रदरहुड की बढ़ाना है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, जिसके अंदर पॉइंट ई कहता है कि ब्रदरहुड हमें पूरे इंडियन सिटीजन में बढ़ाना है, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। और अगर अपन डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डीपीएसपी में भी आर्टिकल 38 जो है, तो उसमें सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर जो है उसको जस्टिस प्रोवाइड करना है और इक्वेलिटी लाना है डिफरेंट सेक्शन ग्रुप के अंदर, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आर्टिकल 46 की बात करें, आर्टिकल 46 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी है वो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी को सभी को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और इक्वेलिटी प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। आर्टिकल 330 की बात करें अगर अपन, तो ये बात करता है रिजर्वेशन में,
सो एससी और एसटी हैं उनके लिए सीट्स का रिजर्वेशन। आर्टिकल 332 की बात करें तो आर्टिकल 332 के अंदर स्टेट असेंबलीज में, स्टेट्स में एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात करता है, राइट। कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड हमारे पास क्या है, ठीक है। तो ये आपको कंक्लूजन में आपके सब्जेक्टिव पेपर में आपको लिखना है, जो लास्ट में कंक्लूड करना है, और वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये मैक्सिमम ज़्यादातर क्वेश्चन में देखा जाता है कि ये पूछा ही जाता है और हमें कंक्लूड करना ही पड़ता है बड़े क्वेश्चंस में। सो आपका जो स्टेटमेंट होना चाहिए कि द कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी एलिमिनेटेड विदाउट चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ पीपल, राइट। सो ये जो आप स्टेटमेंट है ये आप सब्जेक्टिव पेपर में भी यूज करेंगे एंड आप इंटरव्यू में भी इसका यूज करेंगे, ठीक है। और द कास्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज लार्जली परसिस्ट बिकॉज ऑफ इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस ऑफ द पीपल, राइट। जो इलिटरेसी और इग्नोरेंस है उसकी वजह से ही सोसाइटी सोशल चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाती है। तो ये बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स हैं, आपको इन्हीं का यूज करना है। और अगर अपन वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला तो रिजर्वेशन जो है जो वो कास्ट बेसिस में ना हो के इकोनॉमिक बेसिस में होना चाहिए, इकोनॉमिक बेसिस में होना चाहिए, जो कि हमने देखा है रिसेंट में गवर्नमेंट ने जो ईडब्ल्यूएस प्रोविजन निकाला है वो इसी डायरेक्शन में एक अच्छा स्टेप है। एंड सेकंड, मीडिया का रोल जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए इसमें। एंड थर्ड अगर अपन बात करें तो कास्ट बेस्ड वायलेंस जो है वो कम होने चाहिए, ठीक है, और ख़त्म होने चाहिए कहना चाहिए, जिसके लिए हमें अपने लॉ मजबूत करने पड़ेंगे, इंटेलिजेंस मजबूत करना पड़ेगा, मीडिया का रोल एक सेट करना पड़ेगा एंड सोशल मीडिया को कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। और पॉलिटिशियंस जो हैं उनको एक सब में एक कॉन्शियसनेस आनी चाहिए और वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से ऊपर होके डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करनी चाहिए, राइट। और एजुकेशन सिस्टम भी है जो वो सेकुलर लाइंस में हमारा ऑलरेडी है, उसमें और काम करने की ज़रूरत है। और कम्युनिटी लिविंग, अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो कम्युनिटी लिविंग को हमें प्रमोट करना चाहिए। और बहुत अच्छा एक इसका एग्जाम्पल है मिड डे मील, आपने सब लोगों को ये पता ही होगा, ठीक है। तो मिड डे मील एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें बच्चे साथ में बैठ के खाना खाते हैं। एंड बहुत सारे हमने केस ऐसे भी देखे हैं जो मीडिया में आए हैं कि किसी विलेज के किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कास्ट ने अपने बच्चों को खाना खाने से मतलब वहाँ इसलिए मना कर दिया क्योंकि खाना जो बनाता था तो वो जो कुक थे वो लोअर कम्युनिटी से आते थे, राइट। तो इसको कैसे टैकल करना है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद एक बहुत अच्छा एक केस स्टडी है कि आप इसको कैसे टैकल करेंगे, राइट। सो एक एग्जांपल के तौर में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एक रोल सामने आया था कि वो खुद जाके उस विलेज में बच्चों के साथ खाना खाने बैठ गए और खाना जो बनाया वो उन्हीं ने बनाया जिसके अपोज में जाके विलेज कम्युनिटी बोल रही थी, राइट। तो इससे क्या होता है कि गांव वालों का भी माइंडसेट चेंज होता है कि मतलब जब एक कलेक्टर साहब बैठ के खाना खा सकते हैं तो हमें क्या दिक्कत है, मतलब, राइट। तो ये आपको एक अच्छे से समझना होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो स्कूल लेवल में है तो वहाँ पे हमें ये पढ़ाया जाना चाहिए कि मतलब कि कास्ट जो है वो मैन मेड है, इंसान ने बनाया है, ये कुछ हमेशा से नहीं है, ये कुछ भगवान ने नहीं दिया है, ये इंसानों का बनाया गया हुआ एक सिस्टम है जो कि ऑब्वियसली एनिमुलेट हो सकता है और होना ही चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इंटर कास्ट मैरिज को प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को, और जिससे कि इतना मतलब एक बोलते हैं कि अमेरिका को बोला जाता है कि मेल्टिंग पॉट ऑफ डाइवर्सिटी, राइट। सो इंडियन कल्चर में भी वही होगा कि जब हम इतनी सारी इंटरकास्ट मैरिज हो जाएंगी तो किसी को याद ही नहीं रहेगी किसकी कास्ट क्या है, ठीक है। तो इसको प्रमोट करना चाहिए और गवर्नमेंट करती भी है, बहुत सारे ऐसी स्कीम्स हमें देखने को मिलती हैं जिसके अंदर ये प्रोविजन रहते हैं कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो आपके लिए कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स रहते हैं, राइट। तो इसमें और काम करना चाहिए, जाना चाहिए, ओके। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी नोट्स में दे दिए गए हैं।
सो आप वहाँ से उसको लिखने का ट्राई कीजिए, नोट्स को पहले पढ़िए, वहाँ से उसको लिखने का ट्राई कीजिए। एंड कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट हमें आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। एंड इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रोल ऑफ इथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे कि जो कि बहुत जल्द आएगा। सो आप स्टार्ट आप करिए इसको समझना। जो फर्स्ट ऑलरेडी डल चुका है वहाँ से सेकंड ये थर्ड बहुत जल्दी आएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, यूट्यूब चैनल को, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। राइट, तो बहुत जल्द मिलते हैं हमारे न्यू टॉपिक के साथ जो कि रहेगा रोल ऑफ इथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स।